नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होगा करंट से रिलेटेड, जो अभी के लिए करंट है, बाद में इतिहास हो जाएगा। हम बात करेंगे आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के निधन के बारे में। उनका अभी जल्द ही निधन हो गया 31 अगस्त 2020 को। इसके पहले वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और पूरे जीवन, राजनीतिक जीवन उनका एक लंबा सा जीवन रहा है, जिसमें भारत की राजनीति व्यवस्था और सभी चीज़ों पर उनका अहम योगदान है। इस तरह से आज हम उनसे बनने वाले बहुत से सवाल, उनका पूरा एक संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें और उनके द्वारा प्रशासनिक सेवाएं, उन्होंने पूरी जिंदगी में जो प्रशासन और शासन में सेवा दिया है, प्रशासनिक जीवन, इन सब पर एक शॉर्ट में और विस्तृत चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करंट के तौर पर ये एक अहम मुद्दा होगा, आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम संक्षिप्त परिचय। श्री प्रणब मुखर्जी, समय 1935, यानी कि जन्म का समय 1935 से, और उनका निधन 2020 में। देखते हैं, जन्म 11 दिसंबर 1935 को कलकत्ता, यानी कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता जिले पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु की बात कर लें हम तो 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में, 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ। अब पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन में आपको स्वतंत्रता सेनानी भी दिया जा सकता है। तो कामदा किंकर मुखर्जी, माताजी का नाम राजलक्ष्मी और पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम सुब्रा मुखर्जी था। तो क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट तौर पर यहीं से बनते हैं, माता पिता का नाम या फिर पत्नी का नाम, ये थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है, इनके जीवन के दो बड़े पुरस्कारों की बात कर लें हम तो पद्म विभूषण, जो कि आपको पता है, दूसरा असैनिक पुरस्कार, यानी सैनिकों को छोड़कर दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। पद्म विभूषण 2008 में इन्हें दिया गया और 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये दोनों पुरस्कार देश के सर्वोच्च या बड़े पुरस्कार हैं, अपने आप में जाने माने पुरस्कार होते हैं। तो इसे आप ज़्यादा याद रखेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके साथ सन को भी याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में एक साल के अंदर होने वाली बहुत सी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनने तय हैं, 100% आने ही हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जीवन देखते हैं, इनके जीवन की घटनाएं, सिस्टम, कार्य कुछ उनके देखते हैं, उन पर नज़र डालते हैं। 25 जुलाई 2012 को 13वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के ये चुने गए। तो भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2012, आपको याद करना क्या है, 2012, और 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 1969, आगे हम बात करें राजनीति पर तो 1969 से 5 बार लगातार ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। पार्टी कौन थी आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, शुरू से लगातार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं और एक सक्रिय सदस्य रहे हैं। इनका अहम योगदान है, अगर आज कांग्रेस कहीं भी है, चाहे जहां भी हो, तो इनका योगदान कांग्रेस के लिए जितना पार्टी का इनके लिए है, उससे कहीं ज़्यादा इनका योगदान पार्टी के लिए रहा है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं 1969 से 5 बार ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जो कि उच्च सदन कहलाता है संसद का। 2004 से 2 बार लगातार लोकसभा के सदस्य रहे, जो निम्न सदन कहलाता है, यानी कि निचला सदन, लोकसभा। 1975, इनके जीवन के कुछ कार्य पे ध्यान देते हैं तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद भारतीय एग्जिम बैंक। इन बैंकों के बारे में जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट से भारतीय बैंकिंग, यानी इंडियन बैंकिंग सिस्टम या भारतीय बैंकिंग व्यवस्था प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ कई वीडियो हैं, उसमें आप जाकर इन बैंकों के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है और बाकायदा पढ़ाया गया है, जहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। तो आपके लिए कई मायने में इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप पीसीएस प्री से लेकर चपरासी तक कोई परीक्षा दे रहे हों, रेलवे ग्रुप डी तक दे रहे हों। आगे बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 1981-82 इनकी स्थापना में, आगे बात करें, अहम योगदान रहा क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
1975 में, भारतीय एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1981 से 82 में, और की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। आगे देखें 1991 में केंद्र और राज्य के बीच, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये तो एक बेसिक सा सिस्टम था, इसे आपने ध्यान दिया, समझ लिया। आगे बात कर लेते हैं हम कि 1991 में केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों का संशोधित फार्मूला। ऐसा हुआ कि कुछ संसाधन केंद्र के होंगे, कुछ राज्य के होंगे। इन चीज़ों के बंटवारे के लिए अब ये करना क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। साथ में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है ये। देखिए, जिसकी जिम्मेदारी होगी वो उसे निभाएगा। अगर कॉमन चीज़ होगी, जैसा कि आप जानते हैं सार्वजनिक चीज़ें, उसका दोहन प्रयोग तो सबको चाहिए, हिस्सेदारी सबको चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था देख रेख की जिम्मेदार कोई नहीं होता। इसलिए जरूरी ये है कि जिसको भी हो सके उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के हिस्से हो, जिससे संचालन सही से किया जा सके। तो बात कर रहे थे हम राज्य और केंद्र के संसाधन बंटवारे, देश के या पृथ्वी के सभी उपस्थित बंटवारे चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी न किसी के जिम्मे होने चाहिए, जिससे वो उसे संचालित कर सके, सुचारू रूप से देख रेख कर सके, व्यवस्थित रखे। तो 1991 में केंद्र और राज्य के बीच के संशोधन बंटवारे के लिए एक संशोधित फार्मूला पेश किया, इन्होंने तैयार किया। बने हुए फार्मूले को संशोधित करके और अच्छे से बनाकर पेश किया, जिसे गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला कहा गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला क्या है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच संसाधनों के बंटवारे से, संसाधनों के बंटवारे और अलग अलग नियमों से बना फार्मूला है। देने का सिस्टम संशोधित करके किसने पेश किया? श्री मुखर्जी ने। आगे बात करें हम इनके जीवन के बारे में, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति यानी पॉलिटी से इन्होंने पीजी यानी कि स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। ठीक, ये तो हो गया इनका जीवन। आगे बढ़े हम प्रशासनिक जीवन, तो इन्होंने शासन या प्रशासन में यानी कि देश की व्यवस्था में हिस्सेदारी किस किस तरीके से किया। तो इनका एक लंबा समय रहा है, पूरे जीवन भर ये इसी कार्य में लगे रहे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया कि सभी लिखकर और पूरा पढ़कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी किताब तो लिखनी नहीं है। स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी के तहत हम उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं ये अक्टूबर से दिसंबर तक 1975 में। 1975 के अक्टूबर में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए और दिसंबर तक रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट है सन। राजस्व बैंकिंग राज्य मंत्री 1975 से 77, 2 वर्षों तक रहे हैं। 75 में बनाए गए, 77 तक रहे हैं। आगे बढ़े हम वित्त मंत्री। अब जब वित्त मंत्री की बात आती है तो देखिए, आप या आमतौर पर लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे 4-5 पद हैं जहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और सबकी नज़र में होना चाहिए। अगर आप एक कंपटीटर हैं तो आपको इतने 4-5 मंत्री कब बदल रहे हैं और कब क्या बयान दे रहे हैं, उस पर तो आपकी नज़र बिल्कुल तलवार की तरह यानी कौवे की तरह ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बयान देंगे अगली परीक्षा होने वाली में सवाल आना तय है। गृह मंत्रालय पर ध्यान दीजिए, रक्षा मंत्रालय पर, वित्त मंत्रालय पर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे 4-5 पदों पर। तो वित्त मंत्री के तौर पर ये रहे हैं जनवरी 82 से दिसंबर 84 84 तक, जनवरी 82 से दिसंबर 84 तक रहे हैं वित्त मंत्री के पद पर। और फिर ये एक इनका प्रशासनिक जीवन चलता ही रहा, आगे सफर जारी रहा। फिर वाणिज्य मंत्री बनाए गए, जनवरी 93 से फरवरी 95 तक बने रहे। विदेश मंत्री बनाए गए फरवरी 95 से मई 96 तक यानी कि 96 तक। फिर रक्षा मंत्री बनाए गए मई 2004 से अक्टूबर 2006 तक, जो कि आपको भी पता है एक लंबा समय था जब कांग्रेस की सरकार बनी रही देश में, और उस समय में बराबर ये मंत्री पद पर बने रहे, क्योंकि ये पार्टी के एक सीनियर और एक सुलझे हुए व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति के तौर पर सक्रिय सदस्य हमेशा बने रहे। तो इनका एक अहम योगदान रहा है। फिर दोबारा से विदेश मंत्री बनाए जाते हैं अक्टूबर 2006 से मई 2009 तक के लिए, और उसके बाद एक और बार वित्त मंत्री बनते हैं, एक और कार्यकाल जनवरी 2009 से जून 2012 तक देखते हैं। तो ये उनके इम्पोर्टेंट कार्यकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट पर ध्यान दिया और आपको भी वही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्रशासनिक। आगे बात करें हम संसदीय जीवन।
वो समय जब ये संसद में सदस्य बनकर रहे हैं। अब संसद में सदस्य बनना मतलब क्या, लोकसभा में या राज्यसभा में। केंद्र की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति तो ये थे ही बाद में, लेकिन उससे पहले हमेशा से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बारी बारी कभी न कभी बनते रहे हैं। चलिए उस पर नजर डालते हैं। राज्यसभा के सदस्य रहे, हमने आपको बताया 1969 यानी 1969 से 5 बार लगातार ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए पार्टी की तरफ से। कब कब देख लेते हैं, 1969 69, 1975 75, 1981 में यानी कि 81, 1993 93 और 1999 यानी 99। 5 बार लगातार राज्यसभा के सदस्य यानी उच्च सदन के सदस्य चुने गए। फिर 2 बार लोकसभा के सदस्य, कब, 2004। अब 2004 से 2009 तक, फिर 2009 की कार्यकाल खत्म होते ही अगली बार फिर सरकार बनती है, तो 2009 से दोबारा फिर चुन दिए जाते हैं लोकसभा के लिए, और 2009 से 12 तक चले हैं। ठीक, तो 2012 तक चला। चलिए बात कर रहे थे हम इनके संसदीय जीवन की। राज्यसभा में, लोकसभा में 5 बार यहाँ रहे हैं, 2 बार लोकसभा में रहे हैं। आगे देख लेते हैं इनका अंतर्राष्ट्रीय जीवन, यानी कि इन्होंने भारत के अलावा विदेशों में क्या सेवाएं दी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इनका क्या सक्रियता रही है, सदस्यता क्या रही है। चलिए, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 1982 से 85 तक और 2009 से 2012 तक, ये 2 समय हैं। एक बार 82 85 यानी 3 वर्षों, फिर 9 से 12 फिर 3 वर्षों के लिए 2 बार ये इस संगठन के सदस्य बनाए गए। अब यहीं और बात कर ले हम, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में और कहाँ सक्रियता या भागीदारी रही है, तो वो रही है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। जैसा कि आपको पता है, मौद्रिक फंड, मुद्रा फंड और मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों वित्तीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं, तो दोनों का लगभग चीजें मिली जुली हैं। तो यही समय रहा है जब ये 82 से 85 और 9 से 12 तक IMF के सदस्य रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के सदस्य, एशियाई विकास बैंक के सदस्य रहे हैं और अफ्रीकी विकास बैंक के सदस्य भी रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाकर याद रखिए, नजर में रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑप्शन में अफ्रीकी विकास बैंक भी आ सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। एशिया का तो आपको क्लियर है, पता है, एशिया हमारी महाद्वीप का नाम है। अफ्रीकी विकास बैंक के भी सदस्य रहे हैं और समय यही है, यानी कि 82 से 85 और 9 से 12। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले, यहाँ से एक क्वेश्चन तय हो जाता है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है, एक तो मुद्दा करंट का, दूसरे करंट के व्यक्ति जो अभी वर्तमान में हैं, आज तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन करंट का विषय है, तो इनकी लिखी किताबों पर एक बार नजर डालते हैं। 6-7 किताबें, 7-8 हैं, इनसे एक किताब पूछना कोई पेपर में आना तय है और जरूरी है। चलिए देखते हैं, बुक का नाम देख लेते हैं, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1984, 1984। नाम ध्यान दीजिएगा, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सन लिखा है 1984 यानी 1984। देखिए किताब को सन से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन किताब का नाम और इनके लिखने वाले का नाम, यानी प्रणब मुखर्जी जी की, उनकी लिखित, श्री मुखर्जी जी की रचित किताबें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑफ द ट्रैक, 1987 में प्रकाशित की गई। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, 1992 में। देखिए किताबों के नाम अगर आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को रोक कर या पॉज करके कई बार सुनिए, क्योंकि नाम बहुत जरूरी है और नाम में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, मिला जुला सा नहीं कर सकते, क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं 2-2 3-3 बार नाम पढ़ देता हूं। आगे आता है चैलेंजेस बिफोर द नेशन, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, समय है 1992। 1992 में प्रकाशित एक किताब, नाम था चैलेंजेस बिफोर द नेशन, श्री मुखर्जी के द्वारा लिखी गई किताब। आगे आता है थॉट्स एवं रिफ्लेक्शन। अब जैसे एवं हो या एंड हो, इससे कोई मतलब नहीं आता है,
बुक इंग्लिश में थी, नाम इंग्लिश में ही रहेगा, एवं चाहे एंड कर लीजिए, पेपर में एवं भी आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं 2014, क्योंकि हम भारतीयों के दिमाग में एक और चीज़ रहती है कि जो कुछ भी इंग्लिश में हमने देखा तुरंत हमारे दिमाग में ये जरूर आता है कि इसकी हिंदी क्या होगी। हमारा काम तो चल ही जाता है कि इंग्लिश में नाम है और हम काम कर लें इंग्लिश में, फिर भी दिमाग में आता है कि इसकी हिंदी कुछ तो होगी। तो कुछ तो के चक्कर में एवं है, उसके लिए कंफ्यूज ना हो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन 2014 में हो गया। आगे बात करते हैं द ड्रामेटिक डेकेड, यहाँ पॉइंट बने हुए। उसके बाद द इंदिरा गांधी ईयर्स 2014 में प्रकाशित किताब है। 2014 में आई हुई है किताब द ड्रामेटिक डेकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स 2014। द ट्रेबुलेंट ईयर्स, द ट्रेबुलेंट ईयर्स 1980 से 96 तक, इस बीच में प्रकाशित की गई, 80 में भी, 96 और 2016। तो द ट्रेबुलेंट ईयर्स, इस बुक को 2016 में प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों इसको ध्यान दीजिए, द ट्रेबुलेंट ईयर्स 1980 से 96, ये इस बुक का पूरा नाम है। द ट्रेबुलेंट ईयर्स 1980 से 96 और प्रकाशित वर्ष 2016 है। मैंने बोलने में गलती कर दिया, पहले वो 80-96 बोल दिया था, उसको ध्यान दीजिएगा। ये बुक का नाम हुआ, ये प्रकाशित वर्ष। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट बुक्स यानी किताबें, और ये एक संक्षिप्त जीवन परिचय जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि आपके बनने वाले लगभग सारे सवालों के जवाब यहाँ से मिल जाएंगे। श्री मुखर्जी से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप अपनी परीक्षाओं, अपने मार्ग, अपने सफ़र में सफल हों। धन्यवाद।